हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। इस वीडियो में मैं कंपनी लॉ सीए इंटर में जो वेरियस फॉर्म नंबर्स यूज़ होते हैं ना, अलग अलग टॉपिक्स में, उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एओसी 1 2 3 4, एओसी 5 और फिर जो ऑडिटर के एडीटी 1 2 3 4 और जो कॉस्ट रिकॉर्ड के सीआरए 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, वो एक जगह इकट्ठा करके बता रहा हूँ। ये वो स्टूडेंट्स के काम का है ये वाला वीडियो जिनका लॉ में अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर और ऑडिटर चैप्टर फिनिश हो गया है। उन लोग को ये बहुत काम आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद एओसी 1। देखिए दोस्तों, एओसी 1 जो है ना, ये सेक्शन 129 पढ़ने के टाइम पे हमको काम आया था। सेक्शन 129 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था। उसमें एक कंसेप्ट होता था सेक्शन 129 में कि अगर एक कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो उस कंपनी को अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अटैच करना पड़ेगा अपनी सब्सिडरी कंपनी के, एसोसिएट कंपनी के या जॉइंट वेंचर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस। और वो जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी कंपनी के जो अटैच करते हैं ना, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं थी। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ सैलिएंट फीचर्स अटैच करना होता था। तो स्टेटमेंट कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, ये दोस्तों अटैच करना होता था होल्डिंग कंपनी को। ये होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करती थी। ये था 129। इसके बाद एओसी 2 पढ़े थे दोस्तों अपन। एओसी 2 डिटेल कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विथ रिलेटेड पार्टी। ये बहुत कम पॉपुलर टॉपिक है। ये जब अपन सेक्शन 134 पढ़ते हैं ना बीओडी रिपोर्ट का, सेक्शन 134 बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़ते हैं ना, तो 16 रिपोर्टिंग एक्ट में है और 13 रिपोर्टिंग रूल्स में है। जो 16 रिपोर्टिंग एक्ट में है ना, उसमें से एक पॉइंट है ये। और इस फॉर्म का रोल कब आता है? जब कोई कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स एओसी 2 फॉर्म में डिटेल लिखी जाती है और आरओसी के पास फाइल होती है। नेक्स्ट में आते हैं एओसी 3। ये मेरे दोस्तों, ये हम लोग जब सेक्शन 136 पढ़ते हैं, 136 किस बारे में था याद करना? राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ये वाला टॉपिक पढ़े थे, इसमें एक प्रोविजन होता था कि एक कंपनी के पास ऑप्शन होता था, लिस्टेड कंपनी के पास, कि वो अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 डेज पहले सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन कर दे, और 21 डेज से पहले मेंबर्स को उनके घर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे नहीं भेजे, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सैलिएंट फीचर हों। ये टॉपिक हम लोग 136 में पढ़े थे। तो जो कंपनी उस ऑप्शन को यूज करती है, वो कंपनी उस कंपनी को, अपने शेयर होल्डर को, मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सैलिएंट फीचर्स भेजने हैं। वो सिंगल पेज भेजने से सेक्शन 136 कंप्लाइड विद हो जाता था। ऑफ कोर्स साथ में 21 डेज तक पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रखना पड़ता था रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये एक ऑप्शन था। और कोई मेंबर अगर सारे डॉक्यूमेंट चाहता है तो सारे डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते थे। ये वाला फॉर्म नंबर एओसी 3 हम लोग वहां पे पढ़े थे। मतलब सैलिएंट फीचर्स जिस पेज में रहेंगे, जिस स्टेटमेंट में रहेंगे, वो एओसी 3 में होता था। और यही ऑप्शन अगर कोई कंपनी जिसके ऊपर इंड एएस रूल्स एप्लीकेबल हैं, अगर वो ये ऑप्ट करना चाहती है तो उनको ये सैलिएंट फीचर्स एओसी 3A में सबमिट करना होता है। ये दोनों सेक्शन दोस्तों, ये दोनों फॉर्म सेक्शन 136 के थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्म है एओसी 4। एओसी 4 की जो पूरी सीरीज है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी सेक्शन 137 में काम आती है। 137 किस बारे में था? 137 था
फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ आरओसी, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ आरओसी। तो जो आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं सेक्शन 137 में, याद करो एजीएम के बाद 30 डेज में फाइल करना होता था, वही वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के टाइम पे इस फॉर्म में फिलअप होता है। तो फॉर्म टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विद आरओसी। ये अदर डॉक्यूमेंट याद कीजिए कौन से होते थे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओडी रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, वो सब। अब नॉर्मल कंपनी के लिए ये वाला फॉर्म है। जिन कंपनीज के ऊपर एक्सबीआरएल एप्लीकेबल होता है उनके लिए एओसी फॉर एक्सबीआरएल। जिन कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना है यानी होल्डिंग कंपनी है तो उनके लिए एओसी फॉर सीएफएस, और जो कंपनी एनबीएफसी है उनके लिए एओसी फॉर एनबीएफसी। ये हो गया दोस्तों एओसी 4 की सीरीज। एओसी 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों अपन सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट के टाइम पे पढ़े थे। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 28 बुक्स ऑफ अकाउंट, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट। जस्ट 1 सेकेंड। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये कंसेप्ट था मेरे दोस्तों कि एक कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, बट अगर कोई कंपनी चाहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे, तो वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट को रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख के कोई अदर प्लेस में भी रख सकते हैं, बट वो प्लेस इंडिया में होनी चाहिए। रिमेंबर दैट बात। तो अगर कोई कंपनी ऐसा डिसीजन करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के बाद 7 दिन के अंदर एओसी 5 नाम का फॉर्म फाइल करना पड़ता था, और इस फॉर्म में कंपनी उस अदर प्लेस ऑफ बिजनेस की फुल एड्रेस बताती थी। तो नोटिस टू डिक्लेयर द एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ये सेक्शन 128 में एओसी 5 काम आता था। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्तों, अब ये ऑडिटर से रिलेटेड, ये ऑडिट चैप्टर में काम आएगा। एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3 और 4। एडीटी 1 ना जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तब काम आता है दोस्तों। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है ना सेक्शन 139 में, तो 139(1) में इनफैक्ट, तब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद 15 डेज के अंदर आरओसी को फॉर्म फाइल करती है, वो एडीटी 1 है, फॉर्म टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनी। एडीटी 2 कब काम आता है? एडीटी 2 जब ऑडिटर को रिमूव करते हैं ना तब काम आता है, और इसका फॉर्म नंबर, इसका सेक्शन नंबर जहां पे ये काम आता है वो है सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। जब ऑडिटर को टेन्योर खत्म होने से पहले कंपनी रिमूव करना चाहती है तो बीओडी रिजोल्यूशन पास करने के बाद 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है अप्रूवल लेने के लिए। उसका फॉर्म नंबर है एडीटी 2, एप्लीकेशन फॉर रिमूविंग द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द कंपनी। ये सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में पढ़े थे दोस्तों। इसके बाद एडीटी 3, ये रेजिग्नेशन के ऊपर है। जब ऑडिटर रिजाइन करता है ना तो ऑडिटर को कंपनी के पास, आरओसी के पास, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी के पास एडीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये सेक्शन नंबर इसका याद दिला दूं आपको, इसका सेक्शन नंबर है 140 सबसेक्शन 2। और अगर ये फॉर्म फाइल नहीं करेगा आरओसी ऑडिटर 30 डेज के अंदर, तो उसको सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी लगती है। 140 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी कितनी है याद करना, मिनिमम है 25,000, मैक्सिमम है 5 लाख, और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, याद करना दोस्तों। बट अभी हम लोग फॉर्म नंबर पे सीमित रहते हैं। तो एडीटी 3 कब काम आता है? जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको कंपनी को, आरओसी को 30 डेज के अंदर एडीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अब आते हैं एडीटी 4 में। एडीटी 4 कब काम आता है? जब ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी होती है, कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो जाता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड ऑडिटर नोटिस करता है अपने टेन्योर के दौरान, कामकाज करने के दौरान, तो ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्टिंग करता है, उसके लिए एडीटी 4 फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म टू रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड फ्रॉड बाय द ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट होता है तब। इसका सेक्शन नंबर याद दिला रहा हूं बेटा आपको, 143 सबसेक्शन 12। तो ये एडीटी से रिलेटेड सारे फॉर्म हो गए। आखिरी दोस्तों सीआरए से रिलेटेड फॉर्म्स बता रहा हूं आपको, ये सेक्शन 148 में काम आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है ये।
कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। CRA 1 दोस्तों कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रोफॉर्मा के लिए होता है। हमारे नोट्स का पहला सेंटेंस है ये, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय सर्टेन कंपनीज। तो कॉस्ट रिकॉर्ड का फॉर्मेट CRA 1 में है। CRA 2 कब काम आता है? जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है ना, तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 डेज में इंटीमेट करना होता है, नोटिस देना होता है कि कौन से कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए। उसके लिए फॉर्म नंबर CRA 2 फिल करते हैं, फॉर्म फॉर इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद CRA 3, ये दोस्तों कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा है। जो कॉस्ट ऑडिटर है ना, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विद इन 180 डेज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी कंपनी को करता है, फिर उसके ऊपर सफाई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा है दिस CRA 3, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और आपको बस थोड़ा याद दिला दूं, ये विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑडिटर को कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। और मैं जैसे बोल रहा हूं, इस ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन होगी, रिजर्वेशन होगी, एडवर्स रिमार्क होगा, तो उसके ऊपर कंपनी को 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देनी होती है। वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो कंपनी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए होता है CRA 4, फॉर्म फॉर फाइलिंग। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कंपनी विद इन 30 डेज। इसके ऊपर है दोस्तों CRA 4। तो अब दोस्तों अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिट चैप्टर में जितने फॉर्म नंबर थे, जैसे कि AOC 1, AOC 2, AOC 3, AOC 4, AOC 5, वो अपन पढ़ लिए, और ADT की सीरीज और CRA की सीरीज भी पढ़ लिए। थैंक यू।